नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को रोहिणी स्थित अंबेडकर भवन में संचालित ई सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों को मिल रही सुविधाओं और कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने मॉडल टाउन, पीतमपुरा और रोहिणी क्षेत्र के ई सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का दौरा किया। उन्होंने वहां मौजूद नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। तो दौरे के दौरान कार्यालय परिसर में साफ सफाई, शौचालय, रोशनी और बैठने की व्यवस्था समेत कई बुनियादी सुविधाओं में कमियां पाई गई। तो इन अव्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से जवाब तलब किया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के लिए है और यहां आने वाले लोगों को सम्मानजनक व सुविधाजनक माहौल मिलना चाहिए। तो आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को सभी कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों को सरकारी सेवाएं बेहतर और सुगम वातावरण में उपलब्ध हों। वहीं नोएडा के सेक्टर 16 स्थित कार मार्केट में शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण और नोएडा पुलिस ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान मार्केट क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया और सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर खड़ी कई गाड़ियों के चालान भी किए गए। प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि कार मार्केट में लंबे समय से अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या बनी हुई थी। आए दिन लगने वाले जाम से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो इसी को देखते हुए ये संयुक्त अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से उन्हें पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और बिना पूर्व सूचना के अचानक कार्रवाई कर दी गई। दुकानदारों ने प्रशासन से नोटिस प्रक्रिया का पालन करने की मांग की। वहीं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। प्रशासन ने अवैध पार्किंग और अतिक्रमण करने वालों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। देखिए, नोएडा वासियों को सुलभ यातायात सुलभ कराने के लिए नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की लगातार प्राथमिकता रहती है और आज इसी क्रम में जो कार बाज़ार मार्केट है सेक्टर 16 स्थित, वहाँ पर काफ़ी समय से हम लोगों को यहाँ पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो आज उसी के लिए नोएडा सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस एवं अथॉरिटी के अधिकारीगणों के द्वारा क्रेन बुला करके जितना भी यहाँ पर अतिक्रमण है उसको हटवाया गया है। साथ ही साथ नोटिस भी निर्गत किया गया है और ये अभियान जो है सतत रूप से अलग अलग जो इंक्रोचमेंट के पॉइंट हैं जहाँ पर अतिक्रमण है उसको कम करने के लिए, डिकंजेस्ट करने के लिए लगातार सतत रूप से ये अभियान चलता रहेगा। और आज इसी क्रम में जो कार बाज़ार है वहाँ पर इस अभियान को चलाया गया है। हम लोगों ने कई क्रेन को बुलाया था और उसमें लगभग 8 से 10 गाड़ियाँ जो हैं वो हम लोगों ने वहाँ से टो करके और एक सुरक्षित स्थान पर भेजा है। बाकी जितनी गाड़ियाँ अवैध तरीके से खड़ी थी सभी के चालान किए गए हैं एवं दुकानदार जो हैं वहाँ के उनको नोटिस निर्गत किए गए हैं। मैडम, ये अभियान आगे भी चलेगा, सिर्फ एक दिन का था? नहीं, ये जो अभियान है ये लगातार सतत रूप से चलेगा और इसमें शासन की, डीजीपी सर की प्राथमिकता है। तो ये विभिन्न स्थानों पर। वहीं ग्रेटर नोएडा जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भय, भ्रष्टाचार और लगातार हो रहे पेपर लीक के कारण जनता और युवा वर्ग बेहद परेशान है। दीपक भाटी ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अपराध व भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि नीट समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बार बार रद्द होने से लाखों छात्रों और युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष और जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने भाजपा के मंत्रियों और विधायकों की संपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस जल्द ही राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेगी। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस जिले के अंदर जहां मैं बैठा हूं, इस जिले के अंदर पिछले 15 दिन के अंदर कितनी हत्याएं हो गई हैं। साकीपुर में हत्या हो गई है, वैदपुरा में हत्या हो गई है, यहाँ जलपुरा में हत्या हो गई है, बनवारीवास में हत्या हो गई है। मैंने उंगलियों पे आपको गिनवा दिया है।
तो लॉ एंड ऑर्डर की बात तो आपके सामने ही आ गई। आप अपने आप ही आकलन कर लो, अंदाजा लगा लो कि भाई ये अपराध है या नहीं है। अगली बात सैंथली में हुई है। अगली बात जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, आपके खुद के अधिकारी, कभी तहसीलदार, कभी पुलिस के अधिकारी, कभी पटवारी, कभी कानून गो कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। भाई हम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उससे जुड़े हुए जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए, उसको सार्वजनिक किया जाए, और पैरेलली हम लोग भी अपनी जांच कर रहे हैं, चाहे आरटीआई के माध्यम से है, चाहे अपने हमारे जो अपने रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में उजागर नहीं करेगी अपने सांसदों, विधायकों और मंत्रियों की संपत्तियों को, तो हम उजागर करने का काम करेंगे। देखिए, वहीं सयाना कोतवाली क्षेत्र के गढ़ रोड पर एक वर्दीधारी सिपाही की तरफ से शराब के नशे में कार को टक्कर मारने और युवती से बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार बाजार से घर लौट रहे एक परिवार की कार को कथित रूप से नशे में धुत सिपाही ने टक्कर मार दी। आरोप है कि विवाद के दौरान सिपाही ने परिवार की एक युवती के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सिपाही शराब के नशे में झूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके चलते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और हंगामा शुरू हो गया। आरोपी सिपाही की पहचान अमित मलिक के रूप में बताई जा रही है, जो सयाना कोतवाली में तैनात है। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों को सयाना कोतवाली की सराय चौकी ले जाया गया, जहां मामले को लेकर पूछताछ की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वायरल वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना कस्बे में ईद की रात कथित रूप से माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप है कि बाइक पर सवार 3 युवकों ने मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में नारेबाजी कर सनसनी फैला दी थी। तो पूरी घटना आपको बता दें कि पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 10:30 बजे बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक मुस्लिम बाहुल मोहल्ले में बाइक सवार 3 युवक पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल बन गया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली। पुलिस ने विजय कश्यप, मनी जाटव और वंश कश्यप को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया गया। सीओ बुढ़ाना गजपाल सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है। आज बुढ़ाना थाने में कस्बा में देर रात्रि में एक मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति बैठे कुछ नारेबाजी लगा रहे थे। उसमें हमने वीडियो जो संज्ञान में लिया गया उसकी फुटेज के आधार पर मोटरसाइकिल और तीनों जो व्यक्ति थे उनको चिन्हित कर लिया गया है। चिन्हित करके तीनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। मोटरसाइकिल को सीज कर दिया गया है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आज बुढ़ाना थाने में कस्बा में देर रात्रि में वहीं ग्रेटर नोएडा आबकारी नीति 2026-27 के तहत गौतम बुद्ध नगर में 5वें चरण की ई लॉटरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में ऑनलाइन ई लॉटरी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर आयुक्त वित्त एवं राजस्व अजीत कुमार सिंह ने की। ई लॉटरी के माध्यम से कुल 11 मदिरा दुकानों का ऑनलाइन आवंटन किया गया। इनमें 6 देसी मदिरा की दुकानें, साथ ही 5 मॉडल शॉप शामिल हैं। प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए ई लॉटरी का लाइव प्रसारण एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया गया, जिससे आवेदक और आमजन पूरी प्रक्रिया को देख सके। प्रशासन के अनुसार इन 11 दुकानों से लगभग 50 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है। देसी मदिरा की दुकानों के लिए 243 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि मॉडल शॉप के लिए 117 आवेदन आए। इस प्रकार कुल 360 आवेदनों के माध्यम से करीब 2.75 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ। जिला प्रशासन ने बताया कि ई लॉटरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया गया। आबकारी नीति के तहत राजस्व वृद्धि और व्यवस्थित आवंटन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये प्रक्रिया अपनाई गई। वहीं मुजफ्फरनगर खतौली कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 स्थित एक होटल पर सिगरेट को लेकर हुए विवाद में होटल मालिक को गोली मारने का मामला सामने आया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नेशनल शूटर बताए जा रहे आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात करीब 3 बजे गौतम बुद्ध नगर के जेवर निवासी कुछ युवक थार और ब्रेजा कार से हाईवे स्थित पंचगंगा होटल पहुंचे। ईद के चलते होटल बंद था। आरोप है कि युवकों ने होटल मालिक नदीम से सिगरेट की मांग की। होटल बंद होने के बाद कहने पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इसी दौरान विक्रांत नामक युवक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दिया। गोली होटल मालिक नदीम के पैर में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सीसीटीवी, वाहन ट्रेसिंग और जांच के आधार पर विक्रांत, गिरीश छोकर, उमेश कुमार और दिनेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों गाड़ियां, लाइसेंसी पिस्टल, 10 कारतूस, 1 खोखा, मोबाइल फोन और 1.20 लाख रुपए नगद बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, खतौली पुलिस को एक सूचना मिलती है रात में, देर रात में, बहुत रात मतलब 3:30 बजे के आसपास सुबह की बात है, जो रात बीती है। उसमें ये 2 गाड़ियां थी, इसमें थार और ब्रीजा नाम की 2 गाड़ियां थी और जेवर से कुछ लड़के आ रहे थे। होटल पे खाना खाने के लिए जा रहे थे, जिसमें सिगरेट और पानी को लेकर के कुछ झगड़ा हुआ। वाद विवाद कुछ हॉट टॉक्स में और हॉट अल्टरकेशन में बदल गया, जिसके बाद मारपीट की स्थिति पैदा हो गई। जिसके बाद एक लड़का विक्रांत था, जिसके लाइसेंसी पिस्टल थी, उसने उस पिस्टल से फायर कर दिया। इसमें एक व्यक्ति को गोली लगी थी, जिसका इलाज, उसके पैर में गोली लगी थी, उसका इलाज अभी चल रहा है। इसमें जो व्यक्ति है नदीम, होटल का मालिक है नदीम पुत्र अमीर, उसके तरफ से, उसके घर वालों की तरफ से अभियोग दर्ज कराया गया है 307 जो 109 BNS का होता है। और उसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों गाड़ियां जब्त की गई हैं और थार और ब्रीजा, तथा 1,20,000 रुपये बरामद किए गए हैं। कारतूस बरामद किए गए हैं तथा इसमें 1 अदद पिस्टल जो लाइसेंसी वो बरामद की गई है। उनका जो लाइसेंस होता है वो प्रपत्र बरामद किया गया है। मोबाइल बरामद किए गए हैं। 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। खोखा कारतूस बरामद किया गया है। और इंस्पेक्टर खतौली दिनेश और उनकी टीम द्वारा ये गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। बाकी विधिक कार्रवाई करते हुए इसमें जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं दाना भवन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के कैंप कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में समर्थकों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह श्रद्धा और सम्मान से भरा रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता नहीं बल्कि किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग के सच्चे हितैषी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ग्रामीण भारत और किसान हितों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनकी सादगी, ईमानदारी और संघर्षशील व्यक्तित्व आज भी समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने आगे कहा कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा गांव और किसान की आवाज़ को मजबूती से उठाया और उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान दिलाने का कार्य किया। आज उनके विचार और सिद्धांत पहले से अधिक प्रासंगिक हैं। सभा में मौजूद वक्ताओं ने भी उनके जीवन, कार्यों और योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। उधर नोएडा में जनगणना 2027 कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने सख्त रुख अपना लिया है। प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश की तरफ से डीसीपी नोएडा को पत्र भेजकर संबंधित कर्मचारियों पर वैधानिक कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि जनगणना कार्य के लिए नियुक्त कई कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके अलावा कुछ कर्मचारियों की तरफ से ड्यूटी से बचने के लिए छुट्टी लेने का प्रयास करने और सरकारी कार्य में असहयोग करने की बात भी सामने आई है। प्राधिकरण ने इसे जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 5 और धारा 11 का गंभीर उल्लंघन बताया है। इसी आधार पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इस मामले की प्रतिलिपि डीसीपी नोएडा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेजी गई है। अब पुलिस और प्रशासन स्तर पर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। जांच के बाद दोषियों पर विधिक कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के लुसाना रोड पर बेखौफ
चोरों ने बंद पड़े मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार चोरों ने मकान का मुख्य गेट और अंदर का कुंडा तोड़कर घर में प्रवेश किया। इसके बाद अलमारी और गल्ले को खंगालकर कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की गई संपत्ति में सोने के आभूषण, तांबे की डेग और करीब 10,000 रुपए की नकदी शामिल है। पीड़ित परिवार के अनुसार चोरी किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। चोरों ने वारदात को पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कल रात के टाइम में 5 बजे के टाइम में चोरी हो गई। यहाँ 5 बजे के टाइम में फिर 8 बजे के टाइम में हुई। ताला तोड़ दिया बाहर का, फिर अंदर का तोड़ा। 3 देगची चोरी हो गए और 1 सिलेंडर। 15 ग्राम सोना था और पैसे थे 10,000 रुपये। क्या हुआ, आप कहाँ थे उस समय? मैं घर गया हुआ था, मेरठ का रहने वाला हूँ। अलीमगंज रहता है मेरा, बार रोड पर। अभी कल मुझे बताया गया किसी ने ताला टूट रहा, जब मैंने कल आके चेक कराया था। लगभग टोटल कितने रुपये नुकसान होगा आपका? करीब में 5 के लपेट में। वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट बदल ली है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई भी दी है। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई को दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। दोपहर और शाम के समय थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां तेज रहने की संभावना भी जताई गई है। शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो तापमान में गिरावट से गर्मी और लू से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि बारिश के बाद उमस बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने 30 और 31 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक 31 मई को कई इलाकों में तेज बारिश, आंधी और गरज चमक के साथ तूफानी मौसम देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। लोगों को मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर रखने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में ईद की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब मामूली विवाद में 26 वर्षीय युवक अरबाज की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार ईद की रात करीब 11 बजे सी ब्लॉक में सिगरेट को लेकर कुछ युवकों और अरबाज के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने अरबाज पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तो गंभीर रूप से घायल अरबाज को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो इलाके में एक सुनार की दुकान पर काम करता था और परिवार का जिम्मेदार सदस्य था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने चश्मदीदों के बयान और स्थानीय सूचना के आधार पर 3 नाबालिगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। किसी भी तरह के तनाव को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। उधर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईपीएल मैच के दौरान दर्शकों के मोबाइल फोन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने सिंधु बॉर्डर के पास 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 महंगे मोबाइल फोन और चोरी में इस्तेमाल की गई एक कार भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी आईपीएल मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद भीड़ और उत्साह का फायदा उठाकर लोगों के मोबाइल फोन चोरी करते थे। तो पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गैंग के सदस्य अलग अलग राज्यों में जाकर मैच देखते थे और वहीं वारदात को अंजाम देते थे। गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने सिंधु बॉर्डर के पास कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ा। जांच में सामने आया कि बरामद कई मोबाइल धर्मशाला और मोहाली में हुए आईपीएल मैचों के दौरान चोरी किए गए थे। इस संबंध में संबंधित राज्यों की पुलिस को भी जानकारी दे दी गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरबाज नवीन उर्फ निक्कू, हेमराज उर्फ पुच्ची और अब्दुल मुगनी उर्फ शाइज के रूप में हुई है। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और चोरी का सामान खरीदने वालों की तलाश में जुट गई है। तो आईपीएल मैचों के दौरान ये गिरोह चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इनके पास से चोरी के मोबाइल और एक कार भी बरामद की गई है। तो जिन राज्यों से फ़ोन चोरी किए गए थे उन राज्यों की पुलिस को भी सूचना दे दी गई है और एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।